Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. हम पहले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज के द्वारा कैसे हुई। कैथोड रेज में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए गए और उन पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे कि एक्चुअली जो ओरिजिन होती है इलेक्ट्रॉन बीम की, कैथोड रेज यानी आज हम इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से जानते हैं, तो उनकी जो ओरिजिन होती है वो कैसे होती है वहाँ से। तो आपको बताएं कि हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, आपको कल फिगर दिखाया था यानी पिछले वीडियो में। तो जो कैथोड है उससे इनिशियली कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन्स जो गैसियस मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद थे डिस्चार्ज ट्यूब में, उनसे उन्होंने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद से उनका आयनाइजेशन हो गया और आयनाइजेशन हुआ तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनोड की तरफ मूव किए और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहे वो कैथोड की ओर मूव किए और कैथोड से स्ट्राइक किए। फिर वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से निकले और इस तरह से जो था वो इलेक्ट्रॉन बीम बनी। तो आपको बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन बीम कैसे प्रोड्यूस हुई। मेन उसमें है आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इमर्ज फ्रॉम कैथोड। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें डिस्कस करना था वो ये है कि E/M रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, जो रेशियो था ये E/M, ये माना गया था, जो बताया आपको वैल्यू थी इसकी 1.758820 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया, लेकिन आगे चल के प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है और वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड एक इक्वेशन दिया गया मास के लिए, ये मास फाइंड आउट करने के लिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड तो इस पर बेस्ड जो था वो बताया गया कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो ये m0 या रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 - v²/c²। इस फॉर्मूला से हम मास जो होता है कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी v पर ये मास है इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें जैसे जैसे हम ये इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी v²/c² की वैल्यू 1 के ऑलमोस्ट इक्वल होती जाएगी, काफ़ी क्लोज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि मास इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करने पर, इस इक्वेशन के अनुसार। तो मास जब इंक्रीज करेगा तो E/M की वैल्यू जो होगी, ये जो रेशियो होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो ये बताया हमने। यहाँ एक चीज़ मेंशन करें कि m0 जो है वो दैट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कम होती है
तो एक मिनिमम वेलोसिटी पर जो मास रहा वो रेस्ट मास कहलाया इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स मिले उनको कैसे फाइंड आउट किया गया, ट्रेस किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की गई। अब हम आगे बात करेंगे ये कैनाल रेज के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल जो पाया जाता है मैटर में, उसकी डिस्कवरी के बारे में। तो वी हैव टू स्टार्ट विद कैनाल रेज। डिफरेंट नेम्स से हम जानते हैं इनको। कैनाल रेज आर पॉजिटिव रेज, और लास्टली एनोड रेज। तो जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पता चला कि मैटर में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस है, तो ये जानते हुए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात आई दिमाग में कि इस पार्टिकल के निगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए निश्चित रूप से एटम में कोई अपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर कैथोड से कैथोड रेज इमर्ज हो रही हैं और उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो निश्चित रूप से एनोड से भी रेज निकलनी चाहिए और उनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए यूग्लिन गोल्डस्टीन यूग्लिन गोल्डस्टीन 1886 इन्होंने कैनाल रेज की डिस्कवरी की। कैनाल रेज जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा कि कैथोड रेज में था, यानी कि सेम ट्यूब with almost same pressure, internal pressure of the gas, ये एनोड इस साइड से। जो मॉडिफिकेशन हुआ इसमें, या कैथोड को शिफ्ट किया गया लेफ्ट साइड से लगभग मिडिल में, और जो कैथोड यूज़ किया गया दैट वाज परफोरेटेड। a voltage 10,000 to 30,000 वोल्ट। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हार्ड ग्लास की बनी हुई, और यहाँ कोटिंग रही जिंक सल्फाइड की। तो जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर लगभग 10⁻⁻⁴ mmHg रखा गया और एनोड और कैथोड के बीच हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो ऑब्जर्वेशन में
ये मिला गोल्डस्टीन को कि इस बीच में कोई पॉजिटिव रेज नहीं है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन ये मिला कि ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, या सॉरी जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है, इस कोटिंग पर ग्लो मिल रही है, ग्लो का ऑब्जर्वेशन हुआ, यहाँ चमक मिली। यानी जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ कैथोड एनोड के बीच में, तो ये कैथोड के पीछे की जो ग्लास वॉल रही, इसमें चमक या ग्लो उत्पन्न हुई। तो इस बेस पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि इनके होल से हो करके भी कुछ रेज, इनविजिबल रेज पास हो रही हैं, जो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। इनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट माना गया कैथोड रेज के, क्योंकि जो ग्लो मिली, ये ग्लो कैथोड के पीछे की ग्लास वॉल में मिली, जहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। तो माना गया कि इधर जो है वो कुछ इनविजिबल रेज ट्रेवल कर रही हैं, और इनविजिबल रेज को जो कि परफोरेटेड पोर्शन से होकर के पास होकर निकलती हैं, इन इनविजिबल रेज को कैनाल रेज कहा गया। बाद में जब इनकी स्टडी की गई तो पता चला कि ये जो इनविजिबल रेज हैं जो कैथोड के पीछे जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एनोड की तरफ से आ रही हैं, तो उन रेज को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस के कारण पॉजिटिव रेज कहा गया। और कुछ साइंटिस्ट ने इनको एनोड रेज भी कहा। ये माना कि ये रेज जो होती हैं वो एनोड से निकलती है, तो ये नेम से साइन हुए, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज। हम चाहें तो इन्हें गोल्डस्टीन रेज भी कह सकते हैं। तो ये बताया आपको कि कैसे ये कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई गोल्डस्टीन के द्वारा। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा ऑब्जर्वेशन कैथोड रेज पार्टिकल्स के लिए था या कैथोड रेज में था, बिल्कुल उसी तरह का ऑब्जर्वेशन हमको इन कैनाल रेज में भी मिला। जैसे कि कैनाल रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो आपको बताया था कि ये माइका क्रॉस एक्सपेरिमेंट से पता चला। दूसरी चीज, ये मटेरियल पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग मास एंड एनर्जी। तो शॉर्ट में मेंशन करते हैं कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल्स having mass and energy।
नंबर 3, डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रहा उससे पता चला कि ये रेज जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट। नंबर 4, आयोनाइज गैसेस, गैसों को आयनित करती हैं। एंड अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस in zinc sulfide screen. Next, produce incandescence while striking thin metal foil. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे कैनाल रेज के। और नेक्स्ट कह सकते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया आपको कैनाल रेज के बारे में, यानी पॉजिटिव रेज या एनोड रेज के बारे में। तो ये आपको बताया कि कैनाल रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, और कैनाल रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी है, इसलिए इनका नाम पॉजिटिव रेज रखा गया। और बाद में इन्हें एनोड रेज भी कहा गया। हालांकि जो नेम है एनोड रेज वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो इमर्जेंस होता है वो माना जाता है कि गैसों के आयोनाइजेशन से जो कैटायन फॉर्म होते हैं, गैसों का आयोनाइजेशन कैथोड रेज की स्ट्राइकिंग से हुआ। इस पोर्शन में केवल कैथोड रेज ऑब्जर्व होती हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स या गैसियस एटम्स को आयोनाइज करती हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन या जो कोर बचता है वो मूव करता है, अट्रैक्ट होता है कैथोड की ओर, और तेज़ी से जब इधर आता है तो होल्स में से होकर के पास ऑन होता है। और यही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो आयंस हैं वो स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फाइड कोटिंग वाली ग्लास ट्यूब से और ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो चूँकि इनकी ओरिजिन एनोड की तरफ से तो हो रही है, लेकिन एक्चुअली एनोड से नहीं हो रही है, इसलिए हम इन रेज को बहुत अप्रोप्रिएटली या करेक्टली एनोड रेज नहीं कहना चाहेंगे। इनको हम दो नाम से ही जानेंगे, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, या और अगर एक नाम देना चाहें तो कह सकते हैं गोल्डस्टीन रेज। तो ये बताया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब बात करें थोड़ा सा नेचर और E/M रेशियो के बारे में।
तो आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिगर का। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे आप नोट कर सकते हैं या इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जितना पोर्शन हमने आपको बताया वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बता रहे हैं नेचर ऑफ कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। क्या मेंशन कर रहे हैं हम? नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज। तो आपको बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूफ किया गया कि जो कैनाल रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और ये जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनका प्रोडक्शन या जो पार्टिकल्स का जो नेचर है वो एनोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एनोड किस मटेरियल का बना है इस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी जाती है, जो गैस फील्ड होती है डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। यानी जो पॉजिटिव रेज का जो नेचर है वो कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब ओनली, केवल जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। और ट्यूब में अगर हम गैस चेंज कर दें तो चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन मेंशन कर आपको बताएं कि रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन रहा, यानी रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन हम मेंशन कर दें थोड़ा सा। E/m रेशियो varies with nature of gas। और ये जो रेशियो रहा E/m की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम उस समय मिली जब हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की गई। और ये जो E/m की जो वैल्यू आई वो वैल्यू थी 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और आपको बताएं कि हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले उन्हीं का नेम जो है वो प्रोटॉन रखा गया। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इससे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स मिले इन्हीं को कहा गया प्रोटॉन।
और जो नेम है वो असाइन्ड बाई या गिवन बाई रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि जब नाइट्रोजन गैस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया जाता है तो ऑक्सीजन का एक आइसोटोप मिलता है और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलता है जो और कुछ नहीं बल्कि प्रोटॉन है। तो इस इक्वेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट रहा रदरफोर्ड का, उससे भी उन्होंने प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की और क्रेडिट जाती है रदरफोर्ड को। अब जो मास है प्रोटॉन का, अगर मेंशन करें कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये मास रहा, या 1.00727 AMU, या आप सिंपली U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास है। चार्ज बिल्कुल वही रहा, चार्ज है ये पॉजिटिव रहा, और वैल्यू रही इसकी वही 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या 4.802 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो ये चार्ज रहा और ये मास आपको बताया प्रोटॉन के बारे में। और फाइनली ये प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह से प्रोटॉन्स भी सब एटॉमिक और बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मैटर के या एटम के। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन के बारे में। तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन नेचर के बारे में कि E/m की जो वैल्यू रही वो डिपेंड करती रही नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। और ये देखा गया कि सबसे हल्की गैस यानी लाइटेस्ट गैस यानी हाइड्रोजन गैस जब डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई तो उससे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले उनके लिए E/m की वैल्यू मैक्सिमम आई, यानी 9.579 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। और हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले, इन्हीं पार्टिकल्स का नाम जो है वो प्रोटॉन रखा गया। तो इस तरह से आपको बताया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब आपको बताएंगे हम न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन यानी एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। ये भी एक न्यूक्लियन है, यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाला पार्टिकल है, और एटम के लगभग 50% मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बात करना चाहेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो
1920 में रदरफोर्ड ने ही यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, रदरफोर्ड सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ a neutral particle inside atom having mass almost equal to that of प्रोटॉन। एक्चुअली ये जो रदरफोर्ड का जो सजेशन था वो इस फैक्ट पर बेस्ड था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मासेस मालूम हो गए, एटॉमिक मास पहले से पता था, तो जब कैलकुलेट करके देखा गया तो पता चला कि ये दोनों पार्टिकल्स मिल करके एटम के लगभग 50% मास के लिए रिस्पांसिबल है। 50% रेस्ट जो मास है वो अनअकाउंटेबल था, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई आइडिया नहीं थी। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि एटम में चार्ज तो बैलेंस हो गया, जितना निगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड काउंटर बैलेंस हो गया, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब मास को कैसे बैलेंस किया जाएगा, तो उसके लिए सजेस्ट किया कि जिस तरह से एटम में प्रोटॉन है और मास के लिए रिस्पांसिबल हैं, उसी तरह से एटम में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होने चाहिए जो एटम के 50% जो रिमेनिंग मास है उसके लिए रिस्पांसिबल होंगे, और उन्होंने सजेस्ट किया उस पार्टिकल का नेम न्यूट्रॉन। तो कह सकते हैं कि नेम न्यूट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ही नेम न्यूट्रॉन सजेस्ट किया उस मैटेरियल पार्टिकल के लिए। बाद में 1930 साइंटिस्ट बोथे एंड बेकर, इन्होंने न्यूट्रल रेज की खोज किया। ऑब्जर्वेशन क्या था इनका, बोथे एंड बेकर का, कि बेरिलियम मेटल है और इस मेटल पर हम स्ट्राइक करते हैं अल्फा पार्टिकल से। यानी बेरिलियम मेटल पर जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट होता है तो इस मेटल से न्यूट्रल रेज इमर्ज होती हैं। यानी इसमें जो पार्टिकल्स हैं उन पर कोई चार्ज नहीं है। ये कैसे पता चला? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो पता चला कि इस रेज के पाथवे में, डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इससे ये पता चला कि जो रेज निकल रही हैं वो न्यूट्रल नेचर की हैं। लेकिन बोथे और बेकर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोथे एंड बेकर
both were unable to explain how neutral rays emerge by striking of alpha particles on beryllium metal. बाद में 1932 में जेम्स डी चैडविक इन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन्ड इट। तो इस एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट जो बोथे और बेकर का एक्सपेरिमेंट था, इसको इन्होंने रिपीट किया और रिपीट करने के बाद से उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने में बताया कि जब बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए, तो कार्बन का एक स्टेबल आइसोटोप बनता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल इमर्ज करता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। इसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन बताया गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई जेम्स डी चैडविक के द्वारा, और बाद में न्यूट्रॉन की खोज के लिए, उसकी डिस्कवरी के लिए चैडविक को नोबेल प्राइज़ दी गई। तो हम आपको बताएं कि ओरिजिनली द एक्सपेरिमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बोथे एंड बेकर इन 1930, बट फाइनली द एक्सपेरिमेंट वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय जेम्स डी चैडविक in 1932, and for this explanation and discovery of the neutral particle, that is the third subatomic particle, Chadwick was awarded Nobel Prize। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो ये हमने बताया कि हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, उसके पीछे सजेशन कैसे आए और कैसे कैसे ये जो रियलिटी है वो सामने आई वन बाय वन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करें मासेस के लिए कि मास कितना होगा। न्यूट्रॉन का, क्योंकि सजेस्ट किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा कि जो मास होगा इस न्यूट्रल पार्टिकल का वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। तो मेंशन करते हैं हम यहाँ मास और अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रॉन की। Characteristics of neutron. Charge equals to 0, mass equals to 1.67493 into 10 to the power -24 ग्राम, और इक्वल्स टू 1.00867 AMU, or simply U or unified mass. Third, E/M ratio. The value of E/M ratio was found to be 0। क्यों? इसलिए कि
इस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, तो E/m रेशियो जो होगा वो इसका 0 है। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू, या इसे कह सकते हैं हाफ लाइफ मीन्स T हाफ ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 मिनट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल्स जो हैं वो स्टेबल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन भी स्टेबल है जब तक वह इनसाइड एटम है, लेकिन जब वो एटम से बाहर निकलता है या एटम के बाहर होता है तो उसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स के लगभग होती है और ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है इस इक्वेशन के अनुसार। ये कह सकते हैं कि 1p1 मीन्स प्रोटॉन प्लस -1 E0 दैट इज इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसे हम कह सकते हैं प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, और ये न्यूट्रॉन है। तो हमने आपको इक्वेशन के द्वारा बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग 20 मिनट्स बाद ब्रेक होता है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और ये न्यूट्रिनो निकलता है इससे, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो हाफ लाइफ के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो ब्रेकिंग दिखाई गई है वो जब हम न्यूक्लियस का कंपोजिशन देखें तो उसमें मेजान्स के द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक्सचेंज होते हैं, और रेडियो एक्टिव रेज जिसके बारे में 1895-96 में हेनरी बेकरल ने पता लगाया था, तो ये बताया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, और जो रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं वो रेज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, यानी एटम के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियस अनस्टेबल है, उसमें से इंडिविजुअल रेज निकलती हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा रेज निकलती हैं। अल्फ़ा रेज मीन्स जो सिंबल देते हैं इनका 2He4, यानी ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले हीलियम न्यूक्लियाई हैं। हीलियम एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स अगर उनको निकाल दिया जाए बाहर तो हीलियम न्यूक्लियस बचता है, और वही हीलियम न्यूक्लियस और कुछ नहीं बल्कि अल्फ़ा पार्टिकल है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और हीलियम के कंपोजिशन में अगर देखें तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये दोनों मौजूद हैं पार्टिकल्स न्यूक्लियस में, इसलिए अल्फ़ा रे की इमर्जेंस तो समझ में आती है कि अल्फ़ा रेज निकलेंगे उसमें से। लेकिन हाउ बीटा रेज इमर्ज? बीटा रेज आर कंपोज्ड ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये और कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है नहीं, तो हाउ इट्स इमरजेंस इज पॉसिबल? कैसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है न्यूक्लियस से? तो उसके बारे में ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि व्हेन बीटा रेज आर टू बी इमिटेड
a neutron undergoes this type of disintegration, it gets converted into a proton and negatively charged particle, that is electron, emerges from the nucleus. इसीलिए जो टोटल मास होता है बीटा इमिशन के बाद से वो चेंज नहीं होता है, लेकिन एटम के एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो प्रोटॉन बनता है, इससे नेचुरली एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की इंक्रीज हो जाएगी, यानी एलिमेंट अपने से नेक्स्ट हायर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताया आपको कि बीटा रेज कैसे इमर्ज होती हैं, वो न्यूट्रॉन के इस डिसइंटीग्रेशन से पता चलता है। और गामा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये रेडियो एक्टिव इमिशन के सेकेंडरी इफ़ेक्ट हैं कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं या बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, इनका इमर्जेंस 1 by 1 होता है, तो इनके साथ में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ रेडिएशंस भी निकलते हैं और वो रेडिएशंस होते हैं गामा रेज। तो हमने आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। और अब इसमें हम आगे बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप इसे ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियंस कमेंट के माध्यम से देते रहें। जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स।